एक एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी होता है राज्य। 2019 में सवाल भी पूछ चुका है, फाउंडेशन में भी पढ़ाया जाता होगा। इसकी 4 मूलभूत विशेषताएं हैं, सुने हो ना? इससे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद हो जाएगा। 245 से ये शुरू होता है। 246 बड़ा शानदार आर्टिकल है जिसमें 7th शेड्यूल के बारे में है कि संघ सूची में कौन कानून बनाएगा। संसद, राज्य सूची में, राज्य संवर्ती सूची में, दोनों। लॉ ऑफ जंगल में क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई लॉ नहीं चलता है ऐसे कि भाई आज शेर इसी का शिकार करेगा। वो सब जो देखते हो कि शेर राजा है, किंग, ये सब कहानी है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है राज्य, स्टेट। एक एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी होता है राज्य। 2019 में सवाल भी पूछ चुका है, फाउंडेशन में भी पढ़ाया जाता होगा। इसकी 4 मूलभूत विशेषताएं हैं, सुने हो ना? इसकी 4 मूलभूत विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या क्या है? एक तो भाई संप्रभु होना चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए? संप्रभुता। सुने हो भाई, पढ़े हो कि नहीं? दूसरा क्या है? इसका अपना एक राज्य क्षेत्र होना चाहिए। तीसरा क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या में कहीं भी किसी भी देश में 2 तरह की जनसंख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक नागरिक, दूसरा गैर नागरिक। भारत में नागरिक और कुछ ऐसे गैर नागरिक जो पूरा लीगल तरीके से आए हैं, और दूसरा जो तारों के नीचे से आए हैं, वो भी जनसंख्या का पार्ट है भैया, रह रहे हैं तुम्हारे यहाँ। और लास्ट है, चौथा, संगठित सरकार। क्या है? यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे? संप्रभुता के संदर्भ में जो बातें हैं, जो शब्द है, कहां पे लिखा हुआ है? प्रस्तावना में, उद्देशिका में। उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं, क्या है? संप्रभुता है, सोवरेन। कहां मिल जाता है? उद्देशिका में। ये जो राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड, क्या है बताओ? पहला संघ व उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। ये भाग 1 ऐसे लिखाना चाहिए रोमन में, लेकिन मैं जानबूझ के इसको मैं इसमें लिख रहा हूं ताकि याद करने में अच्छा रहे, लिखने में अच्छा रहे। नॉर्मल डिजिट में मैं लिख रहा हूं। राज्य क्षेत्र के संबंध में कहां है? भाग 1। फिर इसकी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कौन कौन से भारतीय नागरिक होंगे, कहां पे है बताओ? भाग 2। क्या लिखा है उसमें? नागरिकता लिखा है कि नहीं? इन नागरिक और गैर नागरिक मतलब जनसंख्या के फंडामेंटल, मौलिक अधिकार कहां होगा? भाग 3। मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को नहीं मिलता है, गैर नागरिकों को भी प्राप्त होता है। इस जनसंख्या में या इस नागरिकों के लिए राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो भाग 4 में है, डीपीएसपी। और इन नागरिकों का, यहां जनसंख्या नहीं, इन नागरिकों का समाज के लिए, राज्य के लिए कर्तव्य क्या होगा, वो कहां है? अब समझ में आया कि भैया मौलिक कर्तव्य तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया, बहुत बाद में ऐड किया गया था। क्यों नहीं इसको लास्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में लिख दिया गया? बीच में कुछ ना कुछ ऐसे भाग हैं, भाग 7 मैं आगे बताऊंगा, वो भाग 7 निरसित है, निकाल दिया गया है, खाली है, इम्प्टी है।
क्यों नहीं वहीं पे मौलिक कर्तव्य डाल दिया गया? भाई क्रोनोलॉजी गड़बड़ हो जाएगा, जो प्रारूप बना है वो गड़बड़ हो जाएगा, रैंडमनेस आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे लक्ष्मीकांत का, अगर लक्ष्मीकांत अपना नया एडिशन में चैप्टर जो है बनाए और उसमें प्रियम्बल इस सबसे शुरू करे और कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका लिखा और उसके बाद राज्य की न्यायपालिका और उसके बाद राज्य की विधायिका और लास्ट चैप्टर राज्य की विधायिका बनाए, तो अजीब सा नहीं होगा? होगा ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो भी अजीब हो जाएगा। अब क्या है? संगठित सरकार। मूल संविधान में भारत में द्विस्तरीय सरकार का प्रावधान था। एक क्या था? संघ। क्या था? संघ मतलब केंद्र। दूसरा क्या है था? राज्य। तो इसलिए संघ में कहां पे आ गया? संगठित सरकार में भाग 5। लॉजिक समझ में आया? अगला क्या है? संगठित सरकार कहां आ गया? भाग 5। इसी में आपको चैप्टर्स हैं, पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा चैप्टर है सीएजी। कार्यपालिका के सारे प्रावधान एक साथ, विधायिका के सारे प्रावधान एक साथ, प्रेसिडेंट का प्रावधान दिया, उसके नीचे क्यों नहीं धन विधेयक दे दिया? अब भाई क्रोनोलॉजी में होना चाहिए। फिर राज्य के संबंध में प्रावधान। मूल संविधान में राज्य के 4 प्रकार थे, या राज्य क्षेत्र के जो इसके अंदर जो उसके 4, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो कुछ ए ग्रुप वाले के लिए भाग 6 था, भाग 7 था, भाग 8 था, भाग 9 था। इस सब में राज्य का ही प्रावधान था। एक ग्रुप के लिए भाग 6, अभी लिखना नहीं है उसे। बी ग्रुप के लिए भाग 8, सी ग्रुप के लिए भाग आपको 7, 8 और एक लास्ट ग्रुप के लिए भाग 9। ऐसा था मूल संविधान। भाई मूल संविधान में स्थानीय निकाय तो थी नहीं, है ना? तो क्या हुआ, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, बड़ा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, जिसमें फजल अली की अनुशंसा पे बोला गया कि भाषा के आधार पे राज्य का पुनर्गठन कर सकते हैं, तो वो प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना और साथ में क्या संशोधन किया गया? 7वां संविधान संशोधन, जिसमें राज्यों का ये ग्रुपिंग को समाप्त करके उसमें एक राज्य और एक यूटी बना दिया। क्या बना दिया गया? राज्य और यूटी। तो भाग 6 में राज्य के संबंध में प्रावधान आगे है, जिसमें पहला विविध चैप्टर है, उसके बाद दूसरा चैप्टर कार्यपालिका, विधायिका, फिर न्यायपालिका। भाग 7 ग्रुप सी वाले राज्य में था, भाग 7 उसको समाप्त कर दिया गया, वो राज्य को ही निरसित, इस भाग को निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। और एक स्पेशल तरीके का कुछ क्षेत्र था जो राज्य नहीं था, जिसपे केंद्र का पूरा कंट्रोल था, उसको क्या बना दिया गया? यूटी में प्रशासन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाग 9 भी खाली हो गया। अब 73वां और 74वां जब संविधान संशोधन हुआ, तो हमारा जो संघवाद, मूल संविधान में संघवाद द्विस्तरीय था, अब कितना स्तर पे बन गया? त्रिस्तरीय संघवादीय व्यवस्था हो गई। तो यूटी, अब जरा सोचो केंद्र का प्रशासन कैसा होगा, भाग 5 राज्य का, भाई संगठित सरकार, हर जगह कैसी सरकार होगी बतानी पड़ेगी ना, हर जगह सरकार कैसी होगी बतानी पड़ेगी। तो केंद्र में बता दिया सरकार, राज्य में बता दिया, यूटी में बता दिया, उसी के नीचे ना तुम स्थानीय निकाय में करोगे। तो यहाँ पे भाग 9 में क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ऐड किया गया। और भाग 9A के द्वारा
अर्बन लोकल बॉडी ऐड किया गया। 97वां संविधान संशोधन में सहकारी समिति में भी एक प्रकार का प्रशासन होता है। सहकारी समिति में चुनाव होता है, उसके अपने सरकार होते हैं जो बोर्ड्स होते हैं। तो सहकारी समिति को भी कहां ऐड कर दिया गया, बोलो, भाग 9B में सहकारी समिति। अब बताइए, हर जगह के सरकार, देश में जितने स्तर पे सरकार है, हर जगह के सरकार की बात हो चुकी है क्या? केंद्र की बात हो गई, राज्य की बात हो गई, स्थानीय निकाय की बात हो गई, हर जगह के सरकार की बात हो गई है? क्या बात है, क्या बात है। जनजातीय क्षेत्र में सब प्रशासन तो चलेगा ही, केंद्र का भी चलेगा, राज्य का भी चलेगा, लेकिन उस प्रशासन में कुछ स्वायत्तता दी जाएगी। कहां पे? जनजाति, जहां आदिवासी हैं, है ना। उस जनजातीय क्षेत्र को 2 भाग में बांटा गया, एक अनुसूचित क्षेत्र, दूसरा जनजातीय क्षेत्र। तो भाग, ये मूल संविधान का पार्ट है। मूल संविधान में भी भाग 10 में शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया में प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 244। 240 ये सब 243 पे खत्म हो जाता है। 244 एक ही आर्टिकल। कहां पे? शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एरिया जो अनुसूची शेड्यूल 5 में है, ट्राइबल एरिया शेड्यूल 6 में है। जब हम लोग ये सब पढ़ाएंगे तो आएंगे उस पे, इन क्षेत्रों में कैसा प्रशासन तंत्र हो। शेड्यूल 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। क्यों? अरे नहीं, लद्दाख, तिब्बत बोल रहा है तुम। तिब्बत चीन में है भाई, और तो हम लोग मानते हैं चीन का पार्ट है, 1 चाइना पॉलिसी में हस्ताक्षर किए हैं। फुंगसुक वांगडू उसी चक्कर में जेल में है। कौन है फुंगसुक वांगडू? अरे तो सोनम वांगचुक को ही तो हम फुंगसुक वांगडू 3 इडियट्स नहीं देखे, उन्हीं पे तो मूवी बनाया। सोनम वांगचुक इसी शेड्यूल 6 का डिमांड कर रहे हैं, 5 का डिमांड। क्यों? ये भी हम लोग वहां पे देखें जब हम लोग इसको पढ़ाएं। अब बताओ, ये बातें हो गई कि भाई संगठित सरकार आ गया। देखो, इस माध्यम से आप कहां तक चले गए? भाग 10 तक चले गए। ये 3 भाग में प्रशासन को बांटे हो, संघ, राज्य और स्थानीय निकाय। तो भाई इनके बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए, इन दोनों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, इन दोनों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, ये इसके ओरिजिनल भाग में ही डिस्कस कर लिया गया, यहीं पे डिस्कस कर लिया गया है। ये आपको आगे नहीं मिलेगा। आगे क्या मिलेगा? क्योंकि मूल संविधान में आपको ये तो था ही नहीं लोकल बॉडी, तो आगे के भाग में कहीं पे नहीं मिलेगा। लेकिन ये केंद्र और राज्य, संघ और राज्य के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, ये तो मूल संविधान में आगे डिस्कस। तो भाग 11 में क्या है? भाग 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध। कैसा संबंध? विधायी और प्रशासनिक। विधायी और प्रशासनिक, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध कैसा होगा। इसीलिए आप जब यहां देखोगे 244 यहां खत्म होता है, ध्यान देना, इससे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद हो जाएगा। 245 से ये शुरू होता है। 246 बड़ा शानदार आर्टिकल है, जिसमें 7th शेड्यूल के बारे में है कि संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? संसद। राज्य सूची में राज्य, समवर्ती सूची में दोनों। तो यही तो विधायी संबंध है 246। अब अवशिष्ट कुछ शक्तियां होती हैं, किसको दे दी गई है? संसद को। अवशिष्ट विषय पे किसको दिया गया है?
संसद को, तो वो आर्टिकल 248 में है। देखो 246, उसका 247 में कुछ और है, 248 में अपशिष्ट। ध्यान दो, तुम ये आर्टिकल सब जानते हो। 249 क्या है भाई? राज्य सूची पे अगर संसद को कानून बनाना है तो राज्यसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से पारित करना पड़े हो ना, विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। ये सब क्या चल रहा है? विधायी संबंध चल रहा है ना। अब बताओ, संबंध जो है कितने प्रकार, और कोई संबंध होता है क्या? हाँ, दोनों के बीच वित्तीय संबंध कैसा है, टैक्स का बंटवारा कैसा है, कहां आएगा? भाग 12 में कौन सा संबंध? वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, ऐसा वित्तीय संबंध शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वित्त, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लिखा हुआ है। टैक्स वैक्स का सब यही मिलेगा, कौन टैक्स कौन लेगा, कौन लगाएगा, कौन किसको क्या होगा, सारी बातें यहीं पे लिखी हुई। वित्तीय संबंध। और कोई संबंध बचा क्या? एक और संबंध है जिसको अलग से डील किया गया है। ये केंद्र और राज्य ही नहीं, विभिन्न राज्यों के बीच में व्यापारिक संबंध कैसा होना चाहिए, यहां जाके रिलेशनशिप पूरा डिस्कस कर दिया गया केंद्र राज्य और विभिन्न राज्यों के बीच में। इसीलिए देखो, जहां वित्तीय संबंध तुम डिस्कस कर रहे हो, उसी में लास्ट आज के लिए हमेशा प्रावधान होता है संबंध में। अगर इस संबंध में कुछ विवाद होता है तो नीचे विवाद निवारण तंत्र होता है। यहाँ पे क्या है? विधायी और प्रशासनिक संबंध है, और लास्ट में जाके आपको विवाद निवारण तंत्र 262 और 262 क्या है? अंतर्राज्यीय नदी अगर विवाद होता है तो संसद उस पर न्यायालय हस्तक्षेप मना किया गया, और संसद कानून बना के एक तंत्र बना सकती है। 263 क्या है? अरे बोलो, पता है आप लोगों को? एकाएक याद नहीं हो रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद 263। उसके बाद वित्तीय संबंध, तो टैक्स का बंटवारा क्या होगा, कैसे होगा? विवाद अगर होता है तो भाई विवाद निपटान के लिए एक ऐसा संवैधानिक तंत्र बनाइए। तो इसीलिए आपको लास्ट में 279A यहां जोड़ा गया। क्या है? जीएसटी काउंसिल। और लास्ट आर्टिकल क्या है? 280 क्या होता है? फाइनेंस। तुम देखो, जो इस तरह के जो तंत्र हैं वो नीचे लिखे हुए है ना। अब इस संघ और राज्य में कैसा नौकरशाही होगा, तो क्या लिखा हुआ है? संघ व राज्य में सेवाएं लिखा है कि नहीं बताओ? इसमें क्या पढ़ते हो? यूपीएससी पढ़ते हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ते हो, ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन पर दो या दो से अधिक राज्य का भी एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है। इसी में सेवाओं में क्या पढ़ते हो? 312 क्या है? 312 अखिल भारतीय सेवाएं। इसी में 42वां संविधान संशोधन करके 14A जोड़ा गया, जिसमें क्या जोड़ा गया? बोलो, अधिकरण। कौन सा आर्टिकल है अधिकरण? कुछ याद है? 323A, 323 ही है ना, और 323B 23 ही है ना, मेरे दिमाग से निकल रहा, बताओ। 323 नहीं है, 323 है। हाँ, 323 है ना, 323A और 323B, इसको भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब भाग 15 में क्या है बताओ? निर्वाचन। कहां पे निर्वाचन की बात कर रहा है? संघ और राज्य में लोकल बॉडी का निर्वाचन का प्रावधान कहां कर दिया गया है? इसी में कर दिया गया। इसीलिए इसी निर्वाचन में तुम क्या पढ़ोगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब भाग 16 में क्या है? अब देखो, यहां तक पूरा क्रोनोलॉजी में था, अब कुछ विविध प्रावधान भी तो होंगे। तो भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष
प्रावधान क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है कि नहीं? भाग 17 में क्या है भाई? ये जो संघ और राज्य, इसमें क्या भाषाएं क्या होंगी? तो क्या है? राज भाषा। भाग 18 में क्या है? ये तो सबको पता होगा, आपातकालीन प्रावधान। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में क्या है? कुछ परिभाषाएं हैं। क्या है? परिभाषाएं, कुछ विविध करके परिभाषाएं। और भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक ही आर्टिकल है? क्या है? अरे बोलो ही तो पता होगा। संविधान संशोधन। आर्टिकल एक ही आर्टिकल है, कौन सा? भाग 21 में क्या है? भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। तभी तो आर्टिकल 370 देखो, 368 है यहाँ है, 369 से शुरू है और 370 में कश्मीर को लेके प्रावधान है, 371 में नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात ये सबको लेके विशेष प्रावधान है। तो कुछ राज्यों के लिए विशेष भाग 22 कहीं नहीं पूछता है। अब आप बताएं, कम से कम भाग 15 तक लॉजिकल तरीके से आप आगे बढ़े हैं कि नहीं? ये प्रारूप कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है, कभी सोचा था? हाँ, क्लास में पढ़ाया नहीं गया था ये? हाँ, इस क्रोनोलॉजी में बताया गया था। तो ये क्रोनोलॉजी अगर आपने समझ लिया तो हर साल मिनिमम 1 से 2 सवाल, जैसे क्लास में नहीं पढ़ाया जाता था आर्टिकल 142, क्या नहीं पढ़ाया जाता था? आर्टिकल 142। अब आ गया, 2020 का सवाल है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, आ गया। अब बड़ा कॉम्प्लेक्स, हम दिखाएंगे जब वहां आएंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखा हुआ था। हम लैंग्वेज में ढूंढने की कोशिश किए, कुछ हिंट मिल जाए, है ना? कुछ नहीं मिला। फिर ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश किए तो चारों अलग अलग। फिर ध्यान आया कि आर्टिकल 142 कहाँ हो सकता है ना? तो यार 200 जो इसमें जब हम ये पढ़ते हैं आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन, वो पता था हमको। तो मतलब ये भाग 5 में तो है, तो भाग 5 में न्यायपालिका वाले सेक्शन में है, और न्यायपालिका में भी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि संघ का न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट वाला प्रावधान है। जरा देखे नीचे, देखे वाले का सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन में एक ही जगह लिखा हुआ था, कच्चा मार दिया, सही हो गया। तो आपसे ये नहीं सोचा जाता है कि आपको एक एक प्रावधान, एक एक आर्टिकल याद हो। कैसे होगा? हमको नहीं याद एक एक आर्टिकल, बेवकूफी है एक एक आर्टिकल याद करने का। लेकिन अच्छे खासे आर्टिकल, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल, जिसको मैं बोलता हूं हीरो आर्टिकल, क्या बोलता हूं? हीरो आर्टिकल याद होना चाहिए। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन हीरो आर्टिकल है ना? आर्टिकल 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, है ना? हीरो आर्टिकल है। आर्टिकल 61 क्या है? राष्ट्रपति में महाभियोग, हीरो आर्टिकल। तो ये सब जो हीरो 76, 74, 75, ये सब हीरो आर्टिकल है। पूरा फंडामेंटल राइट हीरो आर्टिकल से भरा हुआ है। आगे हीरो आर्टिकल की संख्या कम होती जाती है। तो ये सब हीरो आर्टिकल आपको याद करने की आपकी क्षमता कब विकसित होगी? जब इस तरीके से भाग को आप याद करोगे कि ये राज्य के 4 विशेषताएं हैं, उसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बड़ा लॉजिकल तरीके से बना है। इसलिए मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड हो जाएगा, आपको प्रिंट आउट ले लेना है जानबूझ के। अरे दिख नहीं रहा है? ओह, जानबूझ के मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी नहीं लिखा, क्योंकि इतना आप इंग्लिश समझते हो, है ना? अब इस डॉक्यूमेंट में
अब ये लिखा हुआ है नेम एंड पार्ट्स ऑफ टेरिटरी। अब ये आर्टिकल 1 से 4 तक है, ये इसको बोलते हैं माइलस्टोन आर्टिकल। माइलस्टोन का मतलब वहां पे वो पार्ट शुरू हुआ और वहां पे खत्म हुआ, तो ये माइलस्टोन आपको पता होना चाहिए। और यहां क्या लिखा मैंने, हीरो आर्टिकल। जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उस आर्टिकल का आप बस संख्या लिखना है। इसमें चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट, तो आर्टिकल क्या लिखना है, संख्या। भाग 2 में मात्र आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट नहीं, यहां लिखना है। प्रीलिम्स में तो फायदा होगा ही, मेंस में जब पॉलिटी का आंसर लिखते हो तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल जो प्रीलिम्स के लिए याद नहीं करते हो, लेकिन आपको वहां पे लिखना पड़ता है। तो ये मात्र एक शीट का मतलब 2 पेज, कितना पेज है इसमें, हाँ 4 पेज मतलब 2 शीट में आ जाएगा, है ना। और आपका एक साथ पूरा आ जाएगा। पीछे आप पेज ऐड करके ये सब आर्टिकल जो यहाँ सिर्फ संख्या लिख रहे हो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है, हाथ से करना पड़ेगा। तो जरा देखो कि ये पूरा पार्ट 3 बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा स्पेस दिया है। डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, 40, 44, 51, 50, 39, है ना, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी बड़ा अच्छा लगता है कि सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51 ए, यहाँ पे 52 से 151, 100 आर्टिकल हैं। लेकिन इस 100 आर्टिकल में भी आपको 20-25 आर्टिकल ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स खुद से करना, ये नहीं कि एक दिन बैठे पूरा, जैसे जैसे क्लास चलता रहे मैं बोलता रहूं, ये प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, मैं बोलता रहूं उसमें ऐड करते रहना है, घर जाके पेज ऐड करके उसमें उसको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन यहाँ मत करना, बड़ा वो हो जाएगा। देखो यहाँ पे 152 से 237 तक है, इसको रिपील कर दिया गया 239 से। अब फिर ये बड़ा मजा आता है पंचायत में, एक ही आज के लिए याद करना 243, है ना। यहाँ 245 टू 263 सबसे लास्ट जो मैंने बोला था अंतर्राज्यीय परिषद। यहाँ पे देखो 300A, ये भी आपको क्या है, हीरो आर्टिकल है। क्यों, संपत्ति का अधिकार, है ना, ये भी हीरो आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट से उठा के यहाँ फेंक दिया गया। ट्रेड कॉमर्स, इसमें भी 1-2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपको एक अच्छा सा टेबल तैयार हो जाएगा और पूरा आपको पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड मैप हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी लिखवाया है घर जाके उसको अच्छे से एक बार खुद से डिकंस्ट्रक्ट करना, और अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन आपको पहले पेज पे होगा तो और अच्छी बात है, इससे ये हो जाएगा आपको कि इसको भरना और आसान, समझना और आसान हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग जो इस पॉलिटी जो अगले क्लास में मतलब आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, इसी क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना, इसी क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे। ये जरूर है कि जैसे अब न्यायपालिका है तो ये कर सकते हैं, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट भी पढ़ ले, है ना, तो वहां पे लिंक कर देंगे। पार्ट 5, पार्ट 6 को लिंक कर दिया, लेकिन इन जनरल हम लोग इसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर, कुछ फायदा हुआ। चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं राज व्यवस्था। अच्छा, ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, अगर यहाँ 24 लिखा हुआ है तो उसका 26 ये सबको हमेशा के लिए सच चाहिए, है ना। विजन के वेबसाइट पे नया अपलोड नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नया बनेगा। अगर अपलोड भी करेगा तो 24 को डिलीट करके 26 कर देगा, तो डॉक्यूमेंट सेम रहेगा। ये मत सोचना कि पुराना चीज दे रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक कहानी सुने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। इसको मिटा दूं, क्या हुआ,
भारत से एक टाइटैनिक टाइप का बड़ा सा जहाज था। वो जहाज पे 5,000 लोग इस पे बैठ के घूमने निकले। क्रूज था, क्रूज बहुत बड़े बड़े होते हैं। 5,000 लोग घूमने निकले, जिसमें हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक लिंग, हर एक आयु ग्रुप के लोग, बच्चे बूढ़े भी हैं, है ना, कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, ऐसे करके हर जगह से लोग निकले, इस पे बैठ के और घूमने निकले। एक ऐसा हुआ कि सुनामी आया और इसका ऑब्वियसली एक्सीडेंट भी हुआ, कैसे भी करके एक द्वीप पे जाके ये लग गया। सारे लोग हड़बड़ी में नीचे उतरे रात में द्वीप पे। उसके बाद मैसेज भेजा इंडिया, मालूम चला कि पूरी मतलब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। बाद में मालूम चला कि पूरा दुनिया समाप्त हो चुका है, मात्र वो द्वीप बचा है। अब उस पर कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? अब इस द्वीप पे, निर्जन द्वीप पे, इन लोग को ये भी नहीं पता है कि ये द्वीप निर्जन है। सुबह उठा, लोग थके हुए थे। कास्टअवे मूवी देखे हो कोई? कास्टअवे, टॉम हैंक्स का, नहीं सुने को? वो देखियो, वो अकेले द्वीप पे फंसता है और 7 साल रहता है वहां पे। बड़ा शानदार मूवी है। तो जो कास्टअवे देखा है, तो हमको जो हम कहानी बता रहे हैं वहीं से इंस्पायर है। वहां एक आदमी था, यहाँ कितने लोग हैं? 5। अब सब उठे, सबको प्यास लगी। जैसे ही समंदर का पानी पिए, बहुत खारा, अब पी ही नहीं सकते। अब देखें कि निर्जन द्वीप पे हैं, ये भी मालूम चल गया कहीं से कोई मदद नहीं आ रहा है। अब सबको भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी का तलाश कर रहे हैं। तब तक आवाज आया, धम। सब डर गए, कोई भाई जानवर तो नहीं है। जुरासिक पार्क देखे हो? ये तो देखे होगे, जब डायनासोर आता है तो कैसा आवाज आता है? धम धम। वैसा ही धम धम। सब डर के छुप गए। फिर ध्यान दिया कि अरे नारियल गिर रहा है, नारियल का पेड़ है, वो नारियल गिर रहा है बार बार, वही आवाज है। खच से दौड़े, भूखे प्यासे थे, नारियल को चाकू वाकू था ही, काटे, पिए, प्यास बुझा, उसको काट के उसको खाने लगे। अब क्या है, द्वीप है, लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड नारियल है, नंबर ऑफ नारियल लिमिटेड है, 5,000 लोग। अब जब भी, अब सब भूखे प्यासे, जब भी नारियल गिरे तो जो इस तरह का युवा लड़का है दौड़ के भागे और छीन ले। भाई आगे कौन पहुंचाएगा? बच्चा पहुंचेगा, वृद्ध पहुंचेगा, प्रेग्नेंट लेडी पहुंचेगी, बीमार पहुंचेगा, या यूथ लड़का लड़की जो है 20-22 साल का, कौन पहुंचेगा आगे? जो जवान है जाके पहुंचे, उस पर कब्जा कर ले। भाई जिसको मिला उसका हो गया। फिर धम हुआ, सब दौड़ा एक साथ, वही फिर से ले लिया। ये बड़ा दिक्कत वाली बात आ गई। इसी को बोलते हैं जंगल राज। लॉ ऑफ जंगल, किसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ, लॉ ऑफ जंगल में क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई लॉ नहीं चलता ऐसे कि भाई आज शेर इसी का शिकार करेगा। वो सब जो देखते हो कि शेर राजा है, किंग, ये सब सब कहानी है। रॉयल लाइफ तो शेर का है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो शासन कर रहा है सब पे, नहीं। भाई जब भूख लगेगा तो शिकार करके खाएगा, है ना। जिसकी लाठी उसकी। तो जो भेड़ होता है, जो हिरन होता है, उसमें वो लोग देखता है कि सबसे कमजोर हम ना रहें दौड़ने में। हमको शेर से ज्यादा फास्ट नहीं दौड़ना है, इन लोगों से फास्ट दौड़ना है। जो सबसे पीछे रहेगा उस पर अटैक हो जाएगा, यही होता है। खैर, अब ये 1-2 दिन चला और जो वृद्ध हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो लोग भूख प्यास से, तो बोले कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही जंगल का कानून चलते रहे, जो बलिष्ठ है वो कब्जा कर ले सारे रिसोर्स पे, रिसोर्स सिर्फ क्या है? नारियल है। तो बात हुआ कि भाई ऐसे नहीं होगा, मीटिंग किया जाए। मैदान था ही, रेत का पूरा मैदान, वहां सबको बुलाया गया और बोला गया कि ऐसे नहीं चलेगा। लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, सबको आवश्यकता है, सबको भूख लगी है, लेकिन हम लोग को भी कुछ शेयर मिलना चाहिए। और लॉन्ग टर्म रहना है तो साथ में मिलजुल के रहना है। बोला कि भाई मिलजुल के तो रहना है,
लेकिन आप हम तो भाई दौड़ के ला रहे हैं, आप लोग मेरे लिए क्या करोगे भाई, कुछ तो आपके तरफ से। तो एक वृद्ध डॉक्टर था कि तुम बीमार पड़ोगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा इलाज करें। तुमको तो नहीं पता कितना दिन दौड़ोगे, इलाज कौन करेगा, हम करेंगे। जब वो भूख तुम्हारी शांत होगी, तुमको शादी करना है, तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, बच्चा पैदा हम करेंगे, हॉस्पिटल यहाँ बनाएंगे, तो मेरा भी महत्व है। दूसरा वृद्ध बोला कि भाई बच्चा पैदा होगा, पढ़ाएंगे हम, तो उसके बदला हमको भी कुछ मिलना चाहिए, है ना। तो मीटिंग हुआ कि ऐसे नहीं चलेगा, कुछ एक बेसिक नियम कानून बनाया जाए। क्या बनाया जाए, बेसिक नियम कानून बनाया जाए, और लॉन्ग टर्म यहाँ रहना है, क्योंकि बाहर से कोई, जहां तक सुना है कि दुनिया समाप्त हो चुकी है, ये इसी को देश बनाना है। तो बेसिक नियम कानून बनाया जाए। तो वहां मीटिंग हुआ और नियम कानून बनाया कि भाई ये जो 50 लोगों का ग्रुप है, ये लूट के लाएंगे, धो के लाएंगे नारियल, पूरा चुनेंगे द्वीप पे, और जब चुन के लाएंगे तो उसमें क्या होगा कि इनको लाने का कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नारियल, एक एक नारियल, लेकिन ऐसे ऐसे पूरा डिवीजन होगा। सब बोला हाँ 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 हाँ। अगले दिन फिर हुआ तो उसमें किसी ने 4-5 नारियल एक्स्ट्रा रख लिया। तो बोला कि तुम क्यों लिए एक्स्ट्रा, बोला नहीं नहीं कल डिसाइड हुआ था कि 4 नारियल एक्स्ट्रा मिलेगा। बोला नहीं 1 नारियल, नहीं नहीं हम तो 4 सुने थे। तो यार ऐसे नहीं होगा, एक काम करते हैं, कानून को लिखित रूप में रखते हैं। बोले डायरी है किसी के पास, तो हाँ हाँ डायरी, डायरी लाया, और वहां फिर से मीटिंग हुआ, और डायरी में कानून को लिखित रूप में लिख दिया कि कितने नारियल किसको मिलेंगे। अब अगले दिन फिर 2-3 नारियल एक्स्ट्रा रखा, देखो डायरी खोला, देखो कल क्या डिसाइड हुआ था। अब क्या हो गया, वो लिखित कानून, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर उसको बंटवारा हो गया। लेकिन ये प्रशासन सिर्फ नारियल तक सीमित नहीं रहेगा, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब होगा कि भाई सब ठीक है, लेकिन अब एक बेसिक शासन तंत्र चलाए, बनाया जाए, जिसमें एक हॉस्पिटल भी बनाना है, उसको भी चलाना है, एक विद्यालय भी बनाना है, जो कुछ वृद्धाश्रम, बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, वो बनाया जाए। कोई ऐसा युवा लोग मिलके जानवरों से सुरक्षा करे इस द्वीप को, है ना, वो करे। एक ऐसा ग्रुप हो जो मछली मार के लाए, एक नया रिसोर्स लाना है ना। बारिश होती है, पानी बह जाता है, ये ग्रुप का काम होगा कि भाई इसको यहाँ मिट्टी खोदा जाए, तालाब बनाया जाए। कोई एक ग्रुप का काम होगा जो यहाँ पे खेती करे, क्योंकि हम लोग को लॉन्ग टर्म रहना है ना। लेकिन इतने ग्रुप को संभालेगा कौन? हमारा एक क्या चाहिए, इस पे शासन करने वाला चाहिए। तो बोला गया कि 5,000 लोग हो तो ऐसे आपस में चुन लो, कोई बड़ी बात नहीं, चुना जा सकता है। लेकिन वो अकेले सब काम संभाल लेगा क्या, उसको भी कुछ क्या चाहिए, सिंचाई के लिए एक अलग चाहिए, मछली के लिए अलग चाहिए, विद्यालय के लिए अलग चाहिए। तो बोला गया कि भाई एक काम करो कि 500 लोगों का ग्रुप बना दो, और वो 500 लोग अपने अपने प्रतिनिधि क्या करें बताओ, भेजें। ऐसे कितने ग्रुप होंगे, 10। तो हर प्रतिनिधि जो भेजेंगे वो क्या बना जाएगा, मंत्री परिषद बन जाएगा। और वो आपस में एक को चुन लिया, वो क्या बन गया भाई, वहां का राष्ट्राध्यक्ष बन गया। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो एक राजा बन गया, राजा मतलब शासक बन गया, उस पे ताज है। इसके 9 क्यों, क्योंकि एक बना है और बचे हुए 9 बचे, तो 9 क्या बन गए, इसके मंत्री परिषद। सब लोगों ने चुन के भेज दिया। और किस तरीके से चुना होगा, इसीलिए एक और कागज पे लिख दिया, एक और डायरी में, एक और कागज पे लिख दिया, कल को कोई डिस्प्यूट ना हो। भाई चलो अब सब ठीक चलने लगा। लेकिन अब क्या हुआ कि इस 10 अपना ग्रुपिंग कर लिया, हम लोग शासक हैं, हम लोग को शक्ति है, क्यों ना एक्स्ट्रा नारियल चुराया जाए, क्यों ना एक्स्ट्रा मछली खाया जाए, क्यों ना एक्स्ट्रा अनाज लिया जाए। हम ही लोग को कानून बनाना है, हम ही लोग को प्रशासनिक तंत्र चलाना है, हम ही लोग को क्या करना है, न्यायपालिका का काम करना है। ये लोग करने लगा मनमानापन। क्या करने लगा, मनमाना
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों इसी में थे। अब देखा गया कि भाई जितना मिल रहा था सबको, अनाज, खाना पीना, सुविधा, सब में करप्शन चल रहा है। सब भाई नेचुरल चीज है, जो आदमी सत्ता में जाता है ये शुरुआत हो जाता है कुछ समय बाद, कुछ ही लोग आदर्श स्थिति में रहते हैं। अब क्या करें भाई, तो एक काम करते हैं, इनकी शक्तियों को तोड़ते हैं, शक्तियों को अलग अलग करते हैं। कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग, न्यायपालिका अलग। तो तोड़ के कैसे करोगे, तो एक और कागज पे लिखा जाए कि कार्यपालिका का क्या काम होगा, विधायिका का क्या काम होगा, न्यायपालिका का क्या काम होगा। तो बोला जाएगा कि तुम सिर्फ बनो कार्यपालिका, हम लोग अपने अंदर से और 5-5 लोग चुन के भेजते हैं, वो अलग बनाएगी विधायिका, और 5 लोगों का ग्रुप न्यायपालिका के रूप में, खासकर जो वृद्ध लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको नियुक्त करेंगे। अब चेक एंड बैलेंस होगा। ये भी कहां लिख दिया, अलग। इस पे मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, हम कहां जा रहे हैं लेके बात। अब यहां पे चलने लगा, लेकिन ये लोग जब जीत के आया चुनाव, उसके बाद चुनाव ही नहीं हो रहा है। बोला नहीं नहीं नहीं, नियतकालिक चुनाव होना अनिवार्य है। एक और कानून बना दिया। तो ये अलग अलग कागज पे कानून बना दिया गया, उसी अनुरूप अब नियम के अनुसार चल रहा है। अब क्या जंगल राज यहां है, क्या लॉ ऑफ जंगल है, अब क्या है, रूल ऑफ लॉ है। अब क्या है, रूल ऑफ लॉ आ गया, कानून का शासन आ गया। अब नारियल भी गिरेगा, लोग दौड़ेगा नहीं, जिसका काम है वो लेके आएगा, उसके बदला उसको सैलरी नारियल के रूप में, मछली के रूप में मिलेगा। यही है ना। अब जरा समझो कि जब अलग अलग कागज पे है और हम लोगों ने परंपरा के अनुसार वृद्ध लोगों को न्यायपालिका में डाला, परंपरा के अनुसार, क्योंकि वृद्ध लोगों को हम लोग सम्मान देते, क्या इस देश में संविधान है? क्या इस देश में संविधान है? ये जो अलग अलग कागज पे है, ये अलग अलग थोड़ा परंपरा को भी फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल संविधान है, लेकिन वो संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है बताओ, अलिखित। तुम लोग नहीं सर आप तो लिखित हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं। अरे आपने तो लिखा है, तो ये रूल 1 था, रूल 2 था, 3, 4 सब तो हम लोग लिखे हुए हैं उसके अंदर, लेकिन कुछ परंपरा भी तो लेके चल रहे हैं। क्या हो गया, ये संविधान है, लेकिन कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है। लेकिन क्या होने लगा, आंधी आई, एक कागज उड़ गया। परंपरा जो चल रहा था बोला कि हम नहीं मानते हैं, कुछ लोग बोले हम परंपरा नहीं मानते, इनको क्यों जज बनाए। तो बोले ऐसा काम करते हैं, इस सारा कागज को समेट के और थोड़ा अच्छे से सजा के स्टेपल कर देते हैं, इसके प्रावधान को संहिताबद्ध कोडिफाई कर देते हैं, 1 या 2 रजिस्टर में या 5 रजिस्टर में, मान लो 1 रजिस्टर में कोडिफाई कर देते हैं, संहिताबद्ध कर देते हैं। मतलब आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे संहिताबद्ध कर दिया, 1 रजिस्टर या 2 रजिस्टर में दे दिया। इसी का नाम क्या हो गया बोलो, लिखित संविधान। इसी का नाम क्या हो गया, लिखित संविधान। जब हम पढ़ाने आए तब हमको लिखित अलिखित में समझ में आया, 5 साल पहले, नहीं तो हमको समझ क्या मतलब है अलिखित संविधान और लिखित संविधान। कुछ नहीं है, संविधान दोनों है। लेकिन अब समझो, आपने सुना होगा मैकाले का नाम, सुना है ना, वो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। जो क्रिमिनल कानून उसके पहले भी देश में था, मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग। वहाँ जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था उसके कुछ निर्णय थे, और जो अंग्रेज के प्रशासन में थे उनके लिए कुछ अंग्रेजों का बनाया गया कानून अलग। बड़ा तीतर वितर था। इसने क्या किया, मैकाले ने
सारे कानून को लेके और लॉजिकल तरीके से एक रजिस्टर में कोडिफाई कर दिया। इसी का नाम पड़ गया आईपीसी 1800। धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4 कोडिफाई कर दिया। इसी प्रकार से इसलिए हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल लॉ का कोडिफिकेशन मैकाले की अध्यक्षता में की गई। सेम ऐसा ही संविधान के संदर्भ में समझो कि जो अलग अलग किसी भी लोकतंत्र में, जैसे यूके में आज क्या है, अलिखित संविधान है, डिफरेंट तरह के कानून हैं, कुछ परंपराएं हैं और कुछ न्यायिक निर्णय है, सब मिला के संविधान बनाता है ना। कोई नया कानून पारित होगा संविधान हो गया, संविधान का पार्ट हो गया। उसको अगर एक साथ लेके और अच्छे से संहिताबद्ध कर दिया तो क्या बन जाएगा, लिखित संविधान। अलिखित संविधान का आप एग्जाम्पल आप जानते हैं कहां पे है, कहां पे है, यूके में। और कहीं पे है क्या, और कहीं पे है क्या, बोलो कौन बताएगा। और इसका चेला न्यूजीलैंड में है, इसका चेला कनाडा में है और इजराइल में। इन सब जगहों पे भी अलिखित संविधान। लिखित संविधान कहां पे है भाई, यूएसए में और इंडिया में है, ब्रिटेन में, सॉरी फ्रांस में है, जर्मनी में है। जितना देश देखोगे लोकतंत्र में सब जगह लिखित संविधान है ना। अब मजेदार बात ये बताओ कि संविधान अलिखित अच्छा है कि लिखित। क्या चाइना में संविधान है, चाइना में संविधान है, अलिखित है, लिखित संविधान। नॉर्थ कोरिया में है, लिखित क्या लिखित। मजेदार बात आप देखोगे जहां अलिखित संविधान है वहां तो भैया लोकतंत्र जिंदा है, मानवाधिकार भी है। लेकिन जहां लिखित संविधान है, कुछ देशों में तो नो डाउट अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लिखित संविधान होते हुए भी ना लोकतंत्र है ना मानवाधिकार। बात समझ पा रहे हैं, अजीब सा बात है ना। क्योंकि जहां पे अलिखित संविधान है वो एक कल्चर से, परंपरा से धीरे 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 लोकतंत्र के रूप में डेवलप हुआ है। तो मैच्योर लोकतंत्र है, समृद्ध लोकतंत्र है। यूके रक्तहीन क्रांति हुई, मैग्ना कार्टा आप सुने हो। अब वो 500-600 साल से लोकतंत्र धीरे धीरे ऑर्गेनिक वे में डेवलप हुआ, एकाएक डेवलप नहीं हुआ है। तो वहां जो अधिकार मिल गया अब वो वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है फिर संसद के। यही इंग्लैंड के लोग पहुंचे कहां पे, कनाडा में। यही लोग पहुंचे कहां, न्यूजीलैंड में। इजराइल का थोड़ा अलग एक्सेप्शन है, लेकिन मुख्य रूप से वहां भी क्या है, अलिखित संविधान। मानवाधिकार भी है, लोकतंत्र भी समृद्ध है ना। अब लेकिन जहां पे लिखित संविधान है वहां पे क्या देखा गया है कि कुछ देशों में वो संविधान को किसी प्रकार से डिस्टॉर्ट कर देते हैं, संशोधन कर दिए अपने हित में। जैसे जब से तुम जन्म लिए हो तब से आज तक रूस का, रसिया का राष्ट्रपति एक ही नाम सुने हो, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन का भी फोटो आया कि उसके जो बड़े भाई थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, उसको फूल चढ़ाने गया। सब बोला अरे व्लादिमीर पुतिन इतना बड़ा है। अरे हम लोग का जब जन्म हुआ तब से वो राष्ट्रपति है भाई। जैन जी तो उसी को देखा है, क्या किया उसने।
उसको वहां रूस में लोकतंत्र नहीं है। वहां क्या किया, अच्छा सो कॉल्ड लोकतंत्र, लोकतंत्र की कोई एक परिभाषा ऐसी नहीं होती है कि आप इसको लोकतंत्र साबित कर दो। लोकतंत्र के लिए कुछ शर्तें होती हैं, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ। जैसे कम से कम 2 दल हो, कम से कम 2 पार्टी, उसके बाद नियतकालिक चुनाव हो, स्वतंत्र चुनाव आयोग हो, और सत्ता का वास्तविक वास्तविक पावर लोकतंत्र द्वारा चुने गए व्यक्ति में हो। पाकिस्तान में क्या है, वास्तविक पावर किसके पास है? सेना के पास। मतलब कायदे से उस डेफिनेशन नहीं आता लोकतंत्र, वो दिखावटी लोकतंत्र है ना। जब वहां भी नियत, तो बोलोगे सर रूस में नियतकालिक चुनाव होता है, पुतिन को 95.67% वोट आता है, कोई विपक्षी पार्टी है ही नहीं, वो अपना पार्टी ही खड़ा कर देता विपक्षी, जिसको 5% वोट 3% वोट आता है, देखो हम चुन के आ गए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट यहीं से उभर के सामने आता है, संवैधानिक सरकार का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? संवैधानिक सरकार। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट उभर के आता है संविधानवाद का कॉन्सेप्ट। किसका? संविधान। पिछले 10 सालों में 5 बार या 4 बार ये पूछ चुका है संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? पीवाईक्यू किए हो, कुछ भी जानते हो, बताओ क्या है संविधानवाद? बोलो। हाँ, तो संविधान के हिसाब से ही तो ये पुतिन सरकार चला रहा है। सद्दाम हुसैन संविधान के अनुसार ही सरकार चलाता था, और हिटलर भी संविधान के अनुसार सरकार चलाता था, लेकिन वहां संविधानवाद नहीं था। है ना बात? संविधानवाद का सीधा सा मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। ये क्या नया टर्म मैं बोल रहा हूं? लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को छोटा कर दिए क्या? तुम्हारा ये प्रेमबल से ही शुरू हुआ है क्या स्टार्टिंग का? एक मिनट रुक जाओ। नहीं, पूरा नहीं है, जो आज का जो है ना 2, वो नहीं है आप में। नहीं, ले लीजिएगा, है ना। संवैधानिक विकास है इसमें नहीं, कि उसमें लिखा हुआ है ये सब बातें। ठीक है। संविधानवाद का मतलब क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट। अब कोई भी नया चीज को हम कहानी से बताते हैं। आज थोड़ा आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना भाई? लिखित संविधान अलिखित संविधान कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अब हम पिछले जन्म में एक राज्य में, एक है ऐसे ज्योतिष होते हैं, बताते हैं आपको कि आप पिछले जन्म में कुत्ते कुत्ते के योनि में आए थे, और आपने ऐसे इतने लोगों को मार दिया, आज इसमें आए हैं, इसलिए इस साल आपको, मतलब इस जन्म में वो कुत्ता काटा है। खैर, तो बताता है कि पिछले जन्म में हम एक राज्य में पैदा लिए थे, उस राज्य का नाम था माहिष्मति। बाहुबली देखे हो कि नहीं? हैं? और बोला कि आप माहिष्मति साम्राज्य में थे और बाहुबली के नौकर थे आप, बाहुबली नहीं थे। बोले यार कोई भी गेस कर सकता है बॉडी देख के, है ना। खैर, जोक सपाट। क्यों माहिष्मति का हम एग्जांपल लिए? क्योंकि शायद सब लोग देखे होंगे, ये जनरेशन शोले ना देखी हो, लेकिन बाहुबली तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख। कितने लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? कितने लोग आप देखे हैं? चलो, तो माहिष्मति में जो शासन था शिवगामिनी का था। किसका था? शिवगामिनी का।
सत्ता पे बैठी है, बाल भी होगा, लेडीज है ना। शिवगामिनी का, शिवगामिनी का सबसे फेमस डायलॉग एक ही है, मेरा वचन ही है शासन। क्या है, क्या बोलती है ये बोलती है कि ऐसा है, बोले संविधान दिखाओ, बोले संविधान, ये क्या हो रहा है। मेरा वचन ही है शासन, वो भी आंख बड़ा बड़ा करके, है ना, मेरा वचन ही है शासन। सब थर्रा जाता, बोले ये कैसे, ये काम आपने कैसे किया, मेरा वचन ही है शासन। इसका मतलब क्या हुआ, रात में सोई, सपना कुछ देखी कि मेरा बेटा भल्लाल देव की शादी किससे, देवसेना से होनी चाहिए, पसंद आ गई। देवसेना को भले ही बाहुबली पसंद है, लेकिन क्या बोल दी, तुमको इससे शादी करना पड़ेगा। देवसेना बोली कि आपने मेरी राय नहीं ली, भाई जिस स्त्री की शादी होने उसे पूछा जाना चाहिए, बट मेरा वचन ही है शासन। मेरा वचन ही है शासन का मतलब क्या है, अगर राजा ये कहे, शासक ये कहे कि मेरा वचन ही है शासन, इसका सीधा सा मतलब है कि वो निरंकुश है। निरंकुश का मतलब उस पर कोई अंकुश नहीं है, ना कोई न्यायपालिका का अंकुश, ना विधायिका का अंकुश, किसी का, निरंकुश। जो मन वो इस मौसम में बोलेगा हमको आम खाना है दशहरी, अब लाओ, क्यों, मेरा वचन ही है शासन। मतलब इसकी निरंकुश है, इसका मतलब इसके अथाह विवेकाधीन शक्ति है, अथाह, अनंत, जो मन वो करेगा। बोलिए, मेरी बात सहमत हो। इसका मतलब वो खुद विधायिका है, खुद कानून बनाती है, खुद उसको लागू करती है और खुद न्याय देती है, कोई उस पर अंकुश नहीं है। मेरा वचन ही है शासन। शिवगामिनी बोलती। तो जो प्रजा के लोग थे, जो उस राज्य के लोग थे, बड़ा परेशान हो गए, ये कैसे चलेगा। कभी किसी को बोल दे कि हाथ के बल आओ, पैर ऊपर करके आओ, किसी को बोल दे कि एक टांग पे खड़े होके रहो, मेरा वचन ही है शासन। क्या इलॉजिकल शासन चला रही है, ऐसे नहीं चलेगा। वहां पे हुआ विद्रोह, माहिष्मती। क्या हुआ, विद्रोह। भाई हमें कुछ अधिकार मिलने चाहिए, सीधी बात, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ हमें अधिकार, प्रजा को कुछ अधिकार, जब मन तब तुम मेरी संपत्ति छीन लेती हो, जो अनाज उपजाए सब लेके चली गए, हम क्या खाएंगे भाई। तो विद्रोह हुआ, वो अब देखिए कि मेरा सत्ता उखाड़ देगा, बोले कि नहीं तुम्हारी बात सुनेंगे, बताओ क्या चाहिए। तो बोले कि तुम्हारी शक्ति को हमको सीमित करना पड़ेगा, शक्ति तुमको देना है, तुम क्वीन हो, तुम शासक हो, लेकिन इतना भी नहीं कि जो मन चाह जो। हम कहां से लाएं भाई आम अभी इस मौसम में, उस चक्कर में तुम मृत्युजन दे रही हो, है ना। तो बोले ठीक है भाई, सीमित कैसे करोगे। सबसे पहला चीज, हम आपकी शक्ति को 3 भाग में अलग करेंगे, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये विधायिका हो गया, ये कार्यपालिका हो गया, और ये न्यायपालिका। तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही है, तुम चुन लो तुम किस में रहोगे। देखिए कि भाई सेना कार्यपालिका के पास होती है, बोले हम कार्यपालिका रहेंगे, असली मजा उसी में, ठीक है रहिए। लेकिन एक संसद बनेगा, जो वो संसद कानून बनाएगा और उसी कानून को आपको लागू करना है। तो फिर बोलेगी मेरा वचन है, चुप, एकदम चुप, अब मुंह से खुलना नहीं चाहिए कि मेरा वचन ही है शासन, नहीं। जो विधि है, जो कानून बनाया जाएगा, वही शासन के रूप में आगे परिलक्षित होगा। लेकिन फिर मैं जिंदा क्यों, मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, उन्हें एकदम चुप रहना है, बोलोगे भी कोई नहीं सुनेगा, सब हंस देगा। अब
मेरा वचन ही है शासन, नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा? विधि का शासन। उसको तब तक समझ में नहीं आया कि क्या होगा इसका फ्यूचर में रिपरकशन। और अगर तुम ठीक से ये कानून को लागू नहीं करोगी तो न्यायपालिका इसको तुमको तो देखेगा ही, तुमको ऑर्डर देगा। साथ में अगर तुम इसको मिला के अगर कानून अपने पक्ष में बनाओगी तो न्यायपालिका इसकी समीक्षा करेगा। मतलब जो तुम निरंकुश हो उस पर अंकुश लगा रहे हैं, वो जो पूरी सत्ता है उसको 3 भाग में अलग अलग अलगाव कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ। अब बताइए, ये जो सत्ता है, जो असीमित सरकार थी, वो सीमित एक मामले में हुई कि नहीं? बताओ। शक्ति का एक सीमांकन हुआ कि नहीं? कि कार्यपालिका कोई और, विधायिका कोई और, न्यायपालिका कोई और। लेकिन जो दूसरे राज्य जहां लोकतंत्र था, वो लोग आके यहां सिखाए कि भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तो बना दियो, तुम्हारे बीच से ही जो इलीट हैं, जो जमींदार हैं, जो तुम्हारे यहाँ जिसके गांव में तुम जहां काश्तकारी कर रहे हो, वो लोग तो बन जाएंगे, विधायिका में चले जाएंगे, तुमको जाने नहीं देंगे। चुनाव में खड़े होगे तो वही जाएगा। आपस में मिलके ये लोग इलीट होगा और ऐसा न्यायपालिका, विधायिका कोई मिला लेगी कि क्या होगा, तुम्हारा फिर से अधिकार खत्म। तो आपके राज्य में क्या होता है फिर? तो मेरे राज्य में कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट का। तो ये क्या है? फंडामेंटल राइट क्या है? अरे चाहे जो हो जाए, जो सत्ता है कुछ भी हो जाए, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। देवसेना को जिससे शादी करना है उससे करेगी, वो अधिकार मिलेगा। जिससे आपको प्रेम विवाह करना है आप कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। बस शिवगामी को कोई बोल दिया कि आप बूढ़ी हो गई हो, गुस्सा हो गई, पहले फांसी दे देती थी, अब फांसी नहीं मिलेगा, वो आप उसके मतलब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपके। ये तो नया चीज है बिल्कुल। बोला कि आपको कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए, जो न्यूनतम अधिकार जो आपके जीवन को अच्छा करे, वो मूलभूत अधिकार होने चाहिए। वही क्या है? फंडामेंटल राइट। अब ये यहां नहीं प्रवेश कर पाएगी या कर पाएगा, तो मतलब इस मामले में अब यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकती है सरकार, यहां नहीं आ सकती है, तो इसकी सत्ता और सीमित हो गई कि नहीं? अरे बोलो। तो इसी को बोलते हैं सीमित सरकार। और जहां सीमित सरकार होता है, इस तरह के प्रावधान होते हैं, तो उसी को बोलते हैं संविधानवाद। संविधानवाद होने के लिए लिखित संविधान होना कंपलसरी नहीं है। अलिखित संविधान, यूके में संविधानवाद है? नहीं है? बिल्कुल है भाई, संविधानवाद है। वहां की सरकार, वहां के लोगों के अधिकार ने, मानवाधिकार देखो कितना ज्यादा है। वहां पे निरंकुश शासन नहीं है, शक्ति का पृथक्करण है एक लेवल पे, वहां पे सीमित सरकार है। क्या न्यूजीलैंड में संविधानवाद है? क्या रूस में संविधानवाद है? नहीं, सत्ता निरंकुश है। भले ही लिखित संविधान है लेकिन सत्ता। आपका इंडिया में संविधानवाद है? बिल्कुल। ज्यादा सरकार इधर उधर करेगा। अभी यूजीसी बिल आया, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया, लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उस पर अभी रोक लगा दिया है, भाई लगाया ना। लेकिन मान लो सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, न्यायपालिका नहीं होता, तो क्या होता कि ये पूरा लागू कर देता। कुछ लोग दुखी, अपना भाई शिकायत नहीं कर पाते। तो यहां पे सीमित सरकार, क्या सरकार आके आपके गहना चुरा मतलब छीन के ले जाएगी? आप प्रेम विवाह किसी से कर लिए, फांसी दे देगी? वो समाज दे देता है, अलग बात है। सरकार दे देगी? हाँ, उल्टा लटका देगी? नहीं। तो मतलब आपके यहां संविधानवाद है, सीमित सरकार है। इसलिए बहुत अच्छे, अभी वर्तमान में फैजान मुस्तफ़ा बहुत अच्छे संविधान ज्ञाता हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के
शायद वाइस चांसलर रह चुके हैं, बड़ा अच्छा एक जगह इंटरव्यू में बोल रहे थे कि अरे तुमको संविधान में जो संशोधन करना है कीजिए, लेकिन बस संविधानवाद जिंदा रहना चाहिए, संविधानवाद जिंदा रहनी चाहिए, सीमित सरकार का कॉन्सेप्ट जिंदा रहनी चाहिए।